हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है ईबीएस एनसीईआरटी और 100% आने वाले ये प्रश्न हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइव टेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो लाइव 7:30 बजे डेली 7:30 पीएम पर डेली क्लास चलती है। तो आप लोग इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए। जितने लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग बार बार हम आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग क्वेश्चन देख कर ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आए हैं हम। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है 1% क्रस्ट है। ऑप्शन बी है 84% मेटल है। और ऑप्शन सी है 50% कोर है। आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बताना है। और सेम क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। 1% पर्पटी होती है, 84% मेटल होता है, 15% कोर होता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। केवल ए और सी सही होगा, कि सभी ए बी और सी सही होंगे, या फिर केवल ए और बी सही होंगे, या फिर केवल बी और सी सही है। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, ये क्वेश्चन है। आप लोग जिसको इंग्लिश में पढ़ना है आप इंग्लिश में समझ सकते हो और हिंदी में मतलब कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। 1% पर्पटी होती है, ये बात सही है। 84% मेटल होता है, ये भी सही है। 15% कोर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलॉयज फंडी। ऑप्शन फर्स्ट है स्टील ब्रास टिन, स्टील ब्रास ब्रोंज, ब्रास ब्रोंज लिथियम या मैग्नीशियम एल्युमिनियम स्टील। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। स्टील ब्रांज टिन होगा, स्टील ब्रांज ब्रॉन्ज होगा, या ब्रास ब्रॉन्ज लिथियम होगा, या फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम स्टील होगा। बताइए मिश्र धातुओं से कौन मतलब कि उस समूह को आपको चुनना है जो मिश्र धातुओं से बना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कि स्टील ब्रास और ब्रॉन्ज होगा। स्टील मतलब होता है दोस्तों, देखिए मैं लिख देती हूँ स्टील। स्टील स्टील दोस्तों, ये स्टील जो है वो लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु है। किसका है? लोहा, फेरस Fe लोहा प्लस कार्बन का एक मिश्र धातु है। पीतल की बात करते हैं तो पीतल जो है वो तांबे और जस्ते का, किसका? तांबे और जस्ते का, तांबे और जस्ते का, तांबे और जस्ते का एक मिश्र धातु है। वहीं पर बात करते हैं कांस्य की। कांस्य की बात करेंगे तो ये कांस्य होता है ये तांबा और टिन, तांबे प्लस टिन का मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, पहला कथन देखिए, कथन और कारण से इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड है और सीबीएसई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हैं। तो आपको अच्छे से, है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। सीटेट में ऐसा होता है ना, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है कि आपको कॉन्सेप्ट को, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपका 100% 100+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।
और आज से मैं कंटिन्यू सीटेट की क्लास लेकर आऊँगी। वहाँ पर सीडीपी भी कराएंगे हम, और सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, है ना, मैथ पेडोलॉजी हो गया, ठीक है, एंड हिंदी। तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% मार्क, 100+ मार्क्स में लेकर मैं आपको आप लाओगे। मैं इतने अच्छे आपको कंटेंट दूंगी दोस्तों कि आप 100+ मार्क्स लेकर ज़रूर आएंगे। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। देखिए, आप लोग ये सोचोगे कि बहुत ही छोटा चैनल है तो ये क्या ही पढ़ा देगी, है ना, माइंड में ऐसे सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि जो जिसका मतलब चैनल छोटा होता है वो कुछ पढ़ाता नहीं है, ऐसे नहीं। छोटे लोगों को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करिए। यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े हैं तो 100+ मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे। बस आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा, है ना, हमें मोटिवेट करिए। मैं आपको मैराथन क्लास तक आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आई प्रॉमिस। चलो, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय कम है और अच्छे से स्टडी करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, 7:30 PM को डेली आप लोग लाइव आया जा करो, 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं आपको क्लास डेली प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, चलो, तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है आपको। कथन पहला क्या है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। चलो, बी भी देख लेते हैं। बीबर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है। देखिए, मैंने सुना है नहीं, मैंने पढ़ा है, और आप लोगों को भी इतना पता है कि जो कौवा होता है वो पेड़ की बहुत नीचे नहीं, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, है ना, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ये कौवा जो होता है वो ऊंची शाखाओं पर घोंसला बनाता है। और ऑप्शन बी दोस्तों ये भी गलत है। क्या? क्योंकि जो बीबर पक्षी होता है, बीबर पक्षी केवल 2 पत्तियों को नहीं बल्कि कई सारी सामग्रियों को एक जटिल घोंसले से बुनते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन चौथा राइट आंसर, है ना, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। पौधे की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। अब ये किस प्रकार की प्रजाति है? बताइए। स्थानिक है, विलुप्त होने की कगार पर है, प्रचुर है, या फिर विदेशी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, पौधे की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये है स्थानिक प्रजाति। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्थानिक प्रजाति है। अब मैं बात करूंगी स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं। देखिए, अगर हमें स्थानिक प्रजाति की बात करें तो स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं जो मूल निवासी हैं। क्या है? जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। वे उस विशिष्ट क्षेत्र को छोड़कर दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है। कौन से समूह का? कुचालक। ओके, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द पुअर कंडक्टर ऑफ फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए। एयर वूल एल्युमिनियम होगा, वूल प्लास्टिक वुड होगा, वूल वुड आयरन होगा, एयर वाटर कॉपर होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों दिया है दोस्तों, तो आपको बताना है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है। हवा ऊन एल्युमिनियम होगा, ऊन प्लास्टिक लकड़ी होगा, ऊन लकड़ी लोहा होगा, या फिर हवा जल तांबा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। देखिए, ऊन होगा, प्लास्टिक होगा, लकड़ी होगा, ऊल, प्लास्टिक और वुड। अब ये कैसे होगा? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ। देखिए, जो प्लास्टिक होती है, ऊन है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये क्या करता है? तो ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी ये ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? ऊष्मा का
कुचालक माना जाता है, ऊष्मा का कुचालक माना जाता है, क्योंकि इनमें जो तापीय चालकता होती है ना, इनमें तापीय चालकता कम होती है। ये गर्मी को आसानी से अपने अंदर गुजरने नहीं देते। इनका इस्तेमाल इंसुलेशन और थर्मल प्रतिरोधी के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ें हमें गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। ये सारी चीज़ें हमें गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं सोच रही थी कि मैं ये तो क्लास करवाऊंगी, मैं वन लाइनर में मैं सोच रही थी कि वन लाइनर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ना पूरा ईबीएस का सूफड़ा साफ कर देती हूँ। 2 दिन लगेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट की वीडियो होगी, एक वीडियो। तो मैं सोच रही थी 1 घंटे में पूरा ईबीएस ही ख़त्म कर दूँ ना। बताइए आप लोगों की राय क्या है। अगर आप लोगों को पूरा नोट्स वन लाइनर में एनसीईआरटी की, अगर वन लाइनर में 1 से 5 तक, 1 to 5 तक अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मेरी पीडीएफ बनी हुई तैयार है, बस आप लोगों को करवाना बाकी है। जिस दिन आप कह दोगे मैं करवा दूँगी। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हो और नीचे मैं हिंदी पढ़ ले रही हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। चलिए, तो मैं हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इंग्लिश भी देख लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सीडीपी में दोस्तों, सीडीपी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जरूर पढ़ना है। नहीं पर वहाँ पर ना आप लोग 1-2 नंबर से मार खा जाओगे। तो आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि सीबीएसई जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा मान्यता देता है और हिंदी लैंग्वेज को नहीं। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन कहीं पर अगर ईरर है तो आप इंग्लिश में जो सही है, इंग्लिश वाले पर फोकस करना, हिंदी वाले पर नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण होता है। बताइए। माउंटेनर्स सफर नोज ब्लीडिंग एट हायर अल्टीट्यूड्स बिकॉज। ऑप्शन पहला है, रक्त वाहिकाओं में दबाव भारी दबाव के बराबर हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है। ऑप्शन थर्ड है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाती है। आपको बताना है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए अगर पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। क्या होता है, बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिएगा। निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन पहला क्या दिया गया है, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण क्या बोलता है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। बताइए, ए सही होगा किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोस्तों पहले अभिकथन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद में आपको कारण कि क्या कारण सही है, इसी की कारण की वजह से कथन बोल रहा है। अगर ये तो सही है तो ए और बी दोनों सही हैं, ये बोलेंगे। अगर दोनों में संबंध होगा, क्या होगा, अगर दोनों में कथन और कारण में अगर दोस्तों संबंध होगा तब जो है, अगर दोनों में संबंध है तब वो व्याख्या करेंगे, अगर दोनों में संबंध ही नहीं होगा तो कहाँ से व्याख्या करेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें अच्छे से समझना होगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। बताइए क्या ये बातें सही हैं, बताइए दोस्तों। देखिए अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। अब कथन तो ठीक है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ये भी ऑप्शन कारण भी सही है, क्योंकि देखिए इसमें भी मृत सागर की बात की जा रही है और इसमें भी। तो यहाँ पर दोस्तों कथन और कारण तो दोनों सही है और ये दोनों में संबंध है, इन दोनों में क्या है, संबंध है, इसलिए ए और आर दोनों
एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन ए और अब कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुना है। अब एक ऑप्शन ए को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि विशु का जो त्यौहार होता है कश्मीर में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। विशु का त्यौहार कश्मीर में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन बी है कि इस त्यौहार में अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाते हैं। बताइए, ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य नहीं है। ए सत्य है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सच है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपल सी बात मैं ये कहती हूँ, जो विशु होता है ना, देखिए विशु सिंपल की बात की ये तो कश्मीर में नहीं बनाया जाता। जो विशु होता है ये विशुकनी, इसका जो त्यौहार होता है दोस्तों ये केरल में, कहाँ पर, तो केरल में 9 वर्ष के प्रथम दिन मनाया जाता है। मतलब 9 वर्ष के, केरल में 9 वर्ष के प्रथम दिन मनाया जाने वाला ये त्यौहार होता है विशुकनी। केरल के लोगों का मानना ये होता है कि सूर्योदय के समय अगर हम शुभ वस्त्रों को देखने से देखेंगे, है ना, तो आने वाला जो वर्ष होगा वो बहुत ही खुशहाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला तो गलत हो गया, ए गलत है। बी देख लेते हैं कि इस त्यौहार में अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए दोस्तों वो गलत है, ए गलत है और बी क्या है, सच है। तो ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। बी सच है, ए गलत है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनना है आपको। कथन पहला है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। बात तो सही लग रही है। चलो जी कथन बी को देख लेते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोनों ए और बी सही है, दोनों ए और बी सही नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये ऑप्शन तो सही है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने एक ग्लास में जल लिया। रवि ने क्या किया, एक ग्लास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस ग्लास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच। एक बार कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में दो भागों में टूट गया, नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, नींबू जल में तैरने लगेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है जिसका घनत्व, डेंसिटी कितनी है दोस्तों, जिसकी डेंसिटी 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर होगा और आयतन 3 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है। देखिए अगर हम वस्तु के घनत्व की बात करते हैं, वस्तु का घनत्व कितना है दोस्तों, तो वो है 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर। और वस्तु का आयतन कितना है, तो वस्तु का आयतन 3 मिलीलीटर है, 3 मिलीलीटर है। अब हम घनत्व की बात करेंगे, यहाँ पर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए घनत्व क्या होगा, घनत्व इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान अपान आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो गया। अगर हमें द्रव्यमान को निकालना है, द्रव्यमान को, इसमें द्रव्यमान ही पूछा गया है यहाँ पर, तो हमें अगर द्रव्यमान को निकालना है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 3, 12 3 36 ग्राम। ठीक है, देखिए 36 ग्राम कहीं ऑप्शन में दिया गया है, 36 ग्राम ऑप्शन में है। देखिए ये है ऑप्शन तीसरा, यहाँ पर 36 ग्राम दिया गया है। चलो आगे देखते हैं, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर को चुनना है।
यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ऑप्शन पहला इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करता है। सही बात है। खून की जांच से क्या पता चलता है? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, या फिर उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। आपको बताना है कि जो डॉक्टर साहब होते हैं वो मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या पता चला? खून की जांच से दोस्तों क्या पता चला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ये हो जाएगा कि इसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चल जाएगा, इसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनाव करें। पहला है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। ऑप्शन बी है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो दोनों ए और बी सही है, दोनों ए और बी सही नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी। ए सही हो किंतु आर गलत है। देखिए मैं अगर एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ अधिक आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, गलत है। क्योंकि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 2500 वर्ष पूर्व, है ना। चलो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर आज हमने 15 क्वेश्चन लेकर आए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो मैं बार बार आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लेना मत भूलिएगा। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास डेली प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट मिला, तो मैं डेली कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे, ओके। चलो तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेशन को लाइक करना है, ऐसे ही थंबनेल पर लाइक कर देना और ऐसे साइन होगा यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, है ना, यूट्यूब है, हर जगह आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।